हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अचीवर्स। एग्ज़ाम अचीवर्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि मेरा ये वीडियो मैथ्स के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के लिए है। मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली मैंने अभी अभी आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम क्लियर किया है और इस एग्ज़ाम में आपको पता है कि अच्छा खासा मैथ्स पूछा जाता है और मैथ्स के लिए मैंने यही स्ट्रेटजी अपनाई जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मैं ये आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी है, और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वाकई में अच्छी लगती है तो आपसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही बहुत ही अच्छी कंटेंट मैं आपके सामने लाता रहूँगा और आपसे शेयर करता रहूँगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी अभी एसआई का एग्ज़ाम क्लियर किया है और उसके अलावा मैंने पास्ट में ये सभी एग्ज़ाम्स क्लियर किया है। और आप अगर देखेंगे तो इन सभी एग्ज़ाम्स में मैथ्स का एक बहुत ही अच्छा या बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। तो मैथ्स के लिए मेरी बस एक ही स्ट्रेटजी है जिसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरा आपसे ये बिल्कुल मेरा आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो 100% आपको सफलता है, सक्सेस मिलेगी। बस आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आप ना सही तो कम से कम 10 से 15 दिन इसको यूज़ करके देखिए, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखिए। अगर आपको कुछ भी बेकार लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। मेरी ये गारंटी है आपकी 10-15 दिन में आपको ज़रूर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, पर मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 10 से 15 दिनों में आपको पूरी तरह से मैथ्स के, या बोल सकते हैं आपको 3 से 4 घंटे डेली मैथ्स के लिए निकालना है और इसको देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% मेरी गारंटी है कि आप निराश नहीं होंगे और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का अपनाया हुआ तरीका है और मेरे को सच में इससे फ़ायदा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि मैथ्स की जिसकी बात कर रहे हैं तो मैथ्स का वेटेज कितना है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो अगर आपको पता होगा कि जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है ये 2 स्टेज में होने वाला है। अगर पहले स्टेज की बात करें उसको सीबीटी 1 बोलते हैं, और अगर बात करें सीबीटी 1 की, टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चन हैं। तो देख सकते हैं लगभग पूरे पेपर का 30% जो वेटेज है वो मैथ्स ही ले रहा है, यानी लगभग 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स के ये पूरा का पूरा पेपर रहेगा। तो एक बार इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। अगर आप इसका सिलेबस ध्यान से देखेंगे तो इसका सिलेबस भी बेहतरीन कुछ अच्छा ही है, यानी नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज मेंसुरेशन, यानी जो जो आप पढ़ते हुए आए हैं बस वही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आप में से कई लोगों ने अभी अभी जो ख़त्म हुए थे आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम और ग्रुप डी के एग्ज़ाम, या बोल सकते हैं आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया होगा, उन सभी एग्ज़ाम का सिलेबस सेम ये पूरा का पूरा कॉमन था। बस कुछ चीज़ें डिफरेंट है, जैसे उन एग्ज़ाम्स में हमारा ज्योमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा नहीं पूछा था, पर इन एग्ज़ाम्स आप साफ देख सकते हैं कि आपका ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पूछा गया है। तो आपको इसको भी खासा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर बात कर ले हम सीबीटी 2 टायर की, या बोल सकते हैं सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम की, तो सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम को पता होगा कि जो बच्चा फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम को क्लियर करेगा जिसमें एक मैथ्स एक अहम रोल प्ले करता है, वही बच्चा ये टायर 2 या बोल सकते हैं सीबीटी 2 का एग्ज़ाम दे पाएगा। अगर बात कर लें सीबीटी 2 का तो इसमें लगभग 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, और इन 120 क्वेश्चंस में लगभग 35 क्वेश्चन किसका रहेगा, मैथ्स का रहेगा। तो ये भी लगभग 30% है पूरे सिलेबस का, यानी पूरे सिलेबस का, या बोल सकते हैं पूरे वेटेज का 30% मार्क्स आपका मैथ्स ही प्ले कर रहा है। और बात करूँ अगर मैं टायर या सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 के ही मार्क्स आपका बेसिकली मेरिट डिसाइड करेंगे, यानी आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, कि क्या आप सिंपल क्लर्क बनेंगे या फिर स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड बनेंगे या अप्रेंटिस, कमर्शियल अप्रेंटिस बनेंगे। वो सब आपके मैथ्स के मार्क्स या बोल सकते हैं सीबीटी 2 के मार्क्स डिसाइड करेंगे, जिसका मैथ्स एक अहम रोल प्ले करने वाला है। अगर मैं बात करूँ इसे सिलेबस की, तो इसका सिलेबस भी वही है जो हमारे सीबीटी 1 का सिलेबस था, यानी इसके सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस सेम वही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। जैसा सीबीटी 1 का था वैसा ही सीबीटी हमारा 2 का सिलेबस है मैथ्स का। ठीक, तो मैं आपको ये स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप
कि कैसे आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और मेरे से कई लोग पूछ रहे थे कि क्या सर CBT 1 में 30 में से 30 और CBT 2 में 35 में से 35 लाना पॉसिबल है? मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूँ। आपको पता होगा कि लगभग जितने भी बच्चे हम किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं उसमें से लगभग 40% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको सपोज करिए अगर कोई बच्चा 100 बच्चे अगर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उसमें से मान लीजिए 70% बच्चे तो सिर्फ ऐसी एग्ज़ाम देने के लिए बैठ जाते हैं। जो ये 30% होते हैं ना, यही 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई में तैयारी करते हैं। इस 30% बच्चों में से लगभग 40 या मैं बोल सकता हूँ 60% बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी वो RRB NTPC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वरना वो नहीं देते हैं। तो जिन 60% बच्चों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, इसमें से ज़्यादातर बच्चे लगभग 30 में से 25-26 आराम से स्कोर कर लेंगे, ठीक। पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 30 में से 30 स्कोर करते हैं, और ये कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, एक दो नहीं है, लगभग ये कई हज़ार बच्चे हैं जो CBT 1 में 30 में से 30 स्कोर करेंगे और CBT 2 में 35 में से 35 स्कोर करेंगे। मैं आपको खुद का अपना एग्जांपल लेता हूँ। RPF XI में मैंने 35 में से 35 स्कोर किया मैथ्स में, ठीक। और मेरे कई जानने वाले फ्रेंड्स जिन्होंने RPF कांस्टेबल या दूसरे एग्जाम्स दिए थे, उनमें भी उनका अच्छा खासा, या बोल सकते हैं सब ने 100% स्कोर किया सिर्फ मैथ्स के सेक्शन में। और मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चा 100% स्कोर कर सकता है, और GS एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चा कितनी भी कोशिश कर ले वो 100% कभी भी स्कोर नहीं कर सकता। अगर एक आध हम अपवादों को छोड़ दें तो कभी भी वो 100% GS में स्कोर नहीं कर सकता, पर मैथ्स और रीजनिंग में वो 100% कंफर्म स्कोर कर सकता है। बच्चे स्कोर करते हैं और मैंने खुद स्कोर किया है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्कोर कर सकते हैं। आप भी ये स्कोर कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। तो आपका ये सवाल था कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है? तो मेरा आंसर है या मेरा जवाब है हाँ, ये संभव है। यानी आप 35 में से 35 और 30 में से 30 CBT 1 और 2 में ज़रूर ला सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, बस इतना सा आपको करना है, अपना बेसिक क्लियर करो, बस बेसिक क्लियर करो, और उसके बाद प्रैक्टिस। बेसिक क्लियर करने से मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको पता होगा जो आपने ऊपर सिलेबस देखा था मैथ्स में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, यानी लगभग 10-12 चैप्टर्स हैं। आपको क्या करना है, हर चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है, और थ्योरी पढ़ने के बाद उसके कम से कम 300 क्वेश्चंस ट्राई करना है। यानी हर चैप्टर के लिए आपको 5 से 6 दिन देना है, 4 से 5 दिन देना है, ठीक। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप लगभग 40 से 50 दिनों में मैथ्स के ऊपर पूरी तरह कमांड पा लेंगे, और आप इस लायक हो जाएंगे कि 30 में से 25 प्लस लेके आएंगे। और आप थोड़ी और मेहनत कर दें तो 30 में से 30 आप 100% लेके आएंगे, ठीक। तो आपको करना क्या है, अपने बेसिक्स को क्लियर करने हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक्स को क्लियर कैसे किया जाए। तो बेसिक्स को क्लियर करने का बहुत तरीका है, या तो आप कोई भी एक कोचिंग ज्वाइन कर लें, या फिर अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, आप उनको किसी को खरीद लें। पर आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं, ठीक। या आप चाहें तो सेल्फ स्टडी करें या किसी फ्रेंड से बेसिक्स क्लियर करवा सकते हैं, ठीक। बात आती है कोचिंग की। जब से RRB NTPC का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है तब से कोई भी ऐरा गैरा कोचिंग का बोर्ड टांग के बोलता है हमारी कोचिंग में आ जाइए, हम आपको पढ़ाएंगे। पर आप एक बार ये देख लीजिएगा, क्या उसके कोचिंग में जो फैकल्टी पढ़ा रही है, क्या उसको अनुभव है एग्ज़ाम का? क्या वो कभी भी एग्ज़ाम देने बैठा है? कोचिंग वाले क्या करते हैं, किसी भी स्कूल या कॉलेज के किसी बच्चों को पकड़कर, या कोई बच्चा जो तैयारी कर रहा है खुद 5 बार 6 बार फेल हो गया है, उसको खड़ा कर देते हैं पढ़ाने के लिए। जो बच्चा खुद पास नहीं हो पाया, क्या वो आपको पास करा सकता है? एक बार बताइए फ्रेंड्स, सपोज करिए रास्ता है, जो इंसान इस रास्ते पर चलकर मंजिल तक नहीं पहुंचा, क्या वो आपको कभी भी मंजिल तक लेके जा सकता है? क्या कभी लेके नहीं जा सकता। इसीलिए अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या जो टीचर है या जो क्या वहाँ का फैकल्टी है, क्या वो इस लायक है कि आपको वो आपकी नैया पार करवा सकता है, या बोल सकते हैं कि आपको एक सक्सेस से सफलता की मंजिल तक पहुँचा सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं और आपको लगता है कि वो टीचर इस लायक है तो ही आप उस कोचिंग को ज्वाइन करिएगा, वरना आपको अपने जो 10,000 और 15,000 अगर प्यारे नहीं हैं तो आप जा सकते हैं, अपने 10-15,000 रुपये बर्बाद कर सकते हैं उस फालतू सी कोचिंग में, ठीक। तो फिर बच्चे पूछेंगे सर हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे करें, तो उसका भी मेरे पास एक इलाज है, तरीका है। ये किताब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाई RS अग्रवाल, इसको एस चांद पब्लिकेशन रिलीज़ करता है, ठीक। मैं इस बुक का ये
बोल सकते हो पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, इस बुक की मैंने खुद तैयारी की है और मेरे को खुद इस बुक का बहुत फ़ायदा मिला है। बेसिकली इस बुक को पढ़कर आप मैथ्स में बहुत महान तो नहीं हो जाएंगे, पर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। यानी अगर आपको मैथ्स में बिल्कुल महान बनना है तो वो किससे होगा, सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम बेसिक तो आनी चाहिए। बेसिक आपका इसी किताब से क्लियर होगा। अगर आपको इस किताब में कोई डाउट है, बेसिकली मैं बता देता हूँ ये किताब है कैसा। ये किताब सपोज करिए अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसे पहला चैप्टर दे दिया नंबर सिस्टम, दूसरा चैप्टर दे दिया परसेंटेज, ऐसे करके 15-20 चैप्टर्स हैं। और अगर बात करूँ मैं पहले चैप्टर की, अगर बात करूँ मैं पहले चैप्टर पर ये नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में क्या है, सबसे पहले इसकी थ्योरी गिवन है। क्या है फ्रेंड्स, इसकी थ्योरी गिवन है। थ्योरी के बाद क्या है, कम से कम 70 से 80 के आसपास क्या है इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन है जिनको डिटेल में समझाया गया है। फिर इसके बाद क्या है, एक्सरसाइज है। और हर चैप्टर के एक्सरसाइज में लगभग 200 प्लस, यानी किसी में 200-250 क्वेश्चन हैं। ठीक, अगर कोई बच्चा अगर नंबर सिस्टम करता है, उसकी थ्योरी पढ़ लेता है, उसके एग्जाम्पल्स कर लेता है और ये 200 क्वेश्चंस कर लेता है 3-4 दिन में, तो मेरा यकीन मानिए उस बच्चे का नंबर सिस्टम बिल्कुल कंफर्म हो गया। ठीक, ऐसी परसेंटेज है, ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस है, ऐसी ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, यानी सभी चैप्टर्स ऐसे ही हैं। हर चैप्टर में पहले थ्योरी है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, या बोल सकते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, और फिर क्या है फ्रेंड्स, लगभग 200 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पीछे डिटेल्ड सॉल्यूशन भी है। ठीक, तो कोई बच्चा अगर इस किताब को कर लेता है तो मेरी 100% गारंटी है उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और ना सिर्फ बेसिक क्लियर हो जाएगा, अगर वो एग्ज़ाम देता है एनटीपीसी का मॉक टेस्ट, तो आराम से 30 में से 25 के आसपास स्कोर करने लगेगा। मैंने फिर बताया, अगर आपको 30 में से 30 स्कोर करना है तो वो कोई भी टीचर नहीं करवा सकता आपको, वो खुद ही करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो होगा प्रैक्टिस से। अभी प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको कुछ एग्जांपल दूंगा कि इस बुक का आपको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक, सपोज करिए कि आपने एक चैप्टर उठाया परसेंटेज, आपको क्या करना है, पहले दिन पूरी की पूरी इसकी थ्योरी पढ़ जानी है और जो 70 से क्वेश्चन, 70 या 80 क्वेश्चन है वो डिटेल से एग्जाम्पल वाले, उसको करना है। और दूसरे दिन क्या करना है, आपको दूसरे दिन से स्टार्ट कर देना है इसका जो एक्सरसाइज है, लगभग 2-3 में वो फिनिश कर देना है। आपके 3 दिन हो गए। चौथे दिन क्या करना है, सपोज करिए जो 200 क्वेश्चन थे, आपने 200 क्वेश्चन तो पूरा किया नहीं था, उसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे बने नहीं थे, जिसका आपने सॉल्यूशन देख के सॉल्व किया था। अब क्या करना है, उन 15 से 20 क्वेश्चन को जिसको आपने ऑलरेडी पहले से टिक लगा रखा होगा, उसको क्या करना है, उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, एक बार 2 बार सॉल्व करेंगे। ऐसा आपका 5 दिन फिनिश हो जाएगा, यानी परसेंटेज चैप्टर 5 दिन में पूरा फिनिश हो गया। अब छठे दिन क्या करना है, आपको नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको उस चैप्टर की रिवाइज करनी है, देखना है कि थ्योरी क्या थी, आपने कौन सा क्वेश्चन कैसे किया था। ठीक, और आपको डेली 15-20 घंटे नहीं पढ़ने हैं। डेली अगर आप 4 से, या बोल सकते हैं 3 से 4 घंटे देते हैं तो आपका मैथ्स हो जाएगा और 30 दिन में आपका पूरा का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब 7वें दिन क्या करना है, आपको नया चैप्टर स्टार्ट कर लेना है। सपोज करिए नया चैप्टर क्या है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस है या लाभ एंड हानि है। तो आपको 7वें दिन नया चैप्टर स्टार्ट करना है, पर उससे पहले क्या करना है, उससे पहले जो आपने ये परसेंटेज चैप्टर 5 दिन पढ़ा है उसका 10 मिनट एक क्विक रिवीजन ले लेना है। कैसे रिवीजन लेंगे, आपको मैं बताऊंगा रिवीजन कैसे लेना है। ठीक, फिर क्या करना है, इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। यानी आपने 10 मिनट रिवाइज किया, फिर क्या किया, आपने अपना जो लाभ एंड हानि का चैप्टर है उसको किया, फिर अगले दिन 8वें दिन क्या किया, फिर से 10 मिनट आपने क्या किया, रिवाइज किया ये परसेंटेज चैप्टर को, फिर लाभ एंड हानि आप आगे बढ़ने लगे। और इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करना है कब तक, कम से कम जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इसको कंटिन्यू करना है। या बोल सकते हैं आप 40 से 50 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं तो भी हो जाएगा ये। ठीक, और आप मैथ्स में बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर ऐसा कर लेते हैं तो मैंने बताया आपको कि 25 प्लस आपका कोई नहीं रोक सकता, चाहे पेपर कितना भी हार्ड हो। ठीक, और मैंने आपको जैसे बताया था प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो सबसे प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको प्रैक्टिस इन ऐप से करनी है। सबसे पहले आप ग्रेडअप ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक ले सकते हैं और अड्डा 24/7 ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से चला सकते हैं। बेसिकली गूगल प्ले स्टोर में ये अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इनकी खासियत बता देता हूँ, इनकी खासियत क्या है। अगर बात करूँ ग्रेडअप की, ग्रेडअप के अंदर एक क्या है, प्रैक्टिस सेक्शन है। इस प्रैक्टिस सेक्शन के अंदर क्या है, टॉपिक वाइज, सपोज जैसे परसेंटेज हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इनके क्या हैं, इनके क्वेश्चंस हैं। यानी आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वैसे इनके क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और ऑप्शन दिए रहेंगे उस पर टिक करना है। अगर सही है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और उसका डिटेल्ड सोल्यूशन भी है। तो रोज़ क्या करना है, सपोज करिए आपने 5 दिन परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ लिया। ठीक, जैसे ही आपने परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ लिया तो इसके अंदर से क्या करना है, ग्रेडअप से 10 से 15 क्वेश्चन कर लेने हैं। आप चाहें टेक्स्ट बुक भी ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर भी यही है। हर अलग अलग टॉपिक वाइज, जैसे परसेंटेज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया,
इसके 50 से 60 क्वेश्चन हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और सबसे खास बात, अगर आपकी प्रैक्टिस ही पूरी हो जाए यानी इन दोनों को आप फिनिश कर लें, फिर सबसे बेहतरीन है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 में हज़ारों क्वेश्चन है, क्या फ्रेंड्स, हज़ारों क्वेश्चन हैं, ठीक। और ये क्वेश्चंस क्विज़ के फॉर्म में, कैसे फॉर्म में, क्विज़ के फॉर्म में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इनके अलग अलग क्विज़ हैं, चाहे वो रीजनिंग के क्विज़ हो, इंग्लिश के क्विज़ हो, चाहे मैथ्स के क्विज़ हो। एक अगर मैथ की क्विज़ की बात करूँ तो लगभग 10 मिनट का एक क्विज़ होता है, और इस 10 मिनट के क्विज़ में आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक। तो अगर आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 10 मिनट में, ठीक। और ये 15 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर के नहीं होते हैं, ये लगभग 10 से 15 चैप्टर का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप ये 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इससे दो चीज़ होगा, एक आपका रिवाइज हो जाएगा एक साथ 15 चैप्टर, और दूसरा आपका क्या होगा, आपका बेसिकली स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि आपके पास कितना भी नॉलेज हो, बस आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी मायने रखती है एग्जाम में। जब एग्जाम में टिक 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 करके समय खत्म होने लगता है तो आपका नॉलेज नहीं, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी वहाँ काम आती है। और ये अड्डा 24/7 के क्विज़ेस क्या करेंगे, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने में मदद करेंगे। आपको बिल्कुल ये कंफर्म कर लेना है कि रोज़ कम से कम 2 क्विज़ देना है 10-10 मिनट का, ठीक। 20 मिनट का क्विज़ दे दिया आपने, और मान लीजिए 10 मिनट आपने क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया, यानी आधे घंटे में आपके 2 क्विज़ खत्म हो गए, और 2 नहीं 30 क्वेश्चन खत्म हो गए। और ये 30 क्वेश्चन लगभग 10 से 12 चैप्टर का एक तरह से क्विक रिवीजन हो गया। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, शुरुआती दिनों में आप ग्रेडअप और टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करें, और जैसे ही आपका लगभग 10 से 12 चैप्टर खत्म हो जाए मैथ्स का, आप अड्डा 24/7 के पास जा सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और कई बच्चे क्या सोचते हैं कि सर क्यों ना मॉक टेस्ट ही स्टार्ट कर दें। तो बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मॉक टेस्ट आपका क्या करता है, आपकी स्पीड बढ़ाती है, आपकी नॉलेज नहीं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो मॉक टेस्ट आपके किसी काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है। वो नॉलेज कैसे बढ़ेगा, बेसिक से और प्रैक्टिस से। फिर आपको क्या करना है, 30 से 35 दिन बाद जब आपका नॉलेज कम्प्लीटली बढ़ जाए तो आपको मॉक टेस्ट ले लेना है। किसी भी कोचिंग एक मॉक टेस्ट खरीद ले लीजिए, चाहे ग्रेडअप हो गया या टेक्स्ट बुक हो गया, बहुत सारी कोचिंग, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ये 1.5 200 रुपये मॉक टेस्ट देती हैं। इन मॉक टेस्ट को क्या करना है, हर हफ्ते कम से कम 3 मॉक्स देने हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मॉक्स क्या करते हैं, आपका नॉलेज नहीं, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में आपको इस्तेमाल करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो, मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा भी 1% भी प्रॉफिट या कुछ फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी आपसे गारंटी है कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप 30 में से 30 100% स्कोर करेंगे। और ये मेरा आजमाया हुआ तरीका मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करिएगा और पूछिएगा कि सर मैं आप आगे कैसे करूं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।